पढ़ते हैं वीएलए अम्बाला मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षित, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम व्यूअर्स, दर्शक, निवेशक सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऑल टाइम हाई का। एक बार फिर यहाँ पर क्या स्थिति छलावे के तौर पर देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पर जो है हम नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे? साथ में मैम बैंक निफ्टी की मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बैक टू बैक नए हाई बनाए हैं मैम। भले ही निफ्टी ने वो हमें जो है उस चीज़ से हमें नहीं देखा हमने कि एक नए हाई बनाते हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने बैक टू बैक बनाया हुआ हम 60,000 के लेवल पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। होगा या नहीं होगा वो देखना होगा। लेकिन मैम क्योंकि एफ की पोजीशन हम लोग देख रहे हैं लगातार वो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है एफ आते हैं तो HDFC ICICI बैंक जो है हमने देखा बहुत समय से बढ़त बनाते हुए नहीं दिखे, लेकिन रिलायंस में एक धुआंधार तेजी आप और मैं तो लगातार बात कर ही रहे हैं मैम। रिलायंस के ऊपर धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है, तो आपका क्या मानना है मैम? यहाँ पर क्या आज नया हाई लगेगा? और दूसरी चीज़, यहाँ पर निफ्टी बैंक को किस तरीके से यहाँ पे देखना चाहिए? क्या एग्रेसिवली और बड़े नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पर? यस, निफ्टी बैंक में पहले नए हाई की बात करते हैं। जी रिलायंस, जैसे पहले ही आप लोग आपने बता दिया, रिलायंस इंजन का काम कर रहा था और अभी भी रिलायंस अभी थमा जैसा नहीं लग रहा है। एग्जॉस्ट हो गया है, यस, लेकिन लोगों को उसमें इन्वेस्टिंग दिख रही है और रिलायंस से अभी फिलहाल इसको लेकर के चल रहा है। तो क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अभी भी हमारे पास 80 पॉइंट लगभग हम दूर है और 2 सेशन और है, तो चांसेस तो है। मतलब मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि नवंबर में अब वॉलेटिलिटी ज्यादा, लेकिन चांसेस तो है कि आज एक बार हो सकता है, आज या कल में हम नया हाई एक बार टच कर दें। तो चांसेस है, चांसेस खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जो बैंकिंग का सपोर्ट है, जब प्राइवेट बैंक PSU ने बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, इतना ओवरबॉट होकर भी गिर ही नहीं रहा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का सपोर्ट भी अभी हमें थोड़ा थोड़ा इस सेक्टर में मिलने लगा है हमारी निफ्टी बैंक में। तो यहाँ पर जो है सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी मुझे और दिख रही है। यानी मुझे, अगर मैं एक स्पेसिफिक नंबर की बात करूं कि बैंक निफ्टी में क्या हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो कल ऑलरेडी 59,500 का लेवल पार हुआ था एक बार। अब वापस से जो हम देख रहे हैं कि एक बार अगर रिलायंस की मैं बात करना चाहती हूँ पहले, अगर रिलायंस आज भी सस्टेन रहा तो हो सकता है कि हम निफ्टी में भी नया हाई और बैंक निफ्टी में भी नए हाई को देखेंगे। बट क्लोजिंग अबव 26,200 इस मंथ में होगी, ये थोड़ा सा डाउट है। जी मैम, एक अंग्रेजी में कहावत है कि मॉन्की इवन द मॉन्की मेक्स मनी इन द बुल मार्केट मैम। तो वो, अगर आपका क्या मानना है कि अगर हम लोग नए हाई बनाते हैं, क्योंकि नए हाई बनाने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि 300 के लेवल, 26,300 के लेवल जैसे ही आएंगे तो बाजार एक नई रैली की तरफ शुरुआत होगी। क्या वो स्थिति, वो दौर लौटता हुआ देखने को मिल सकता है कि जब जहाँ हाथ डालते थे तो जो जिस मर्जी स्टॉक में डाला, हालांकि उस पर तो थोड़ा रिसर्च होता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स को चुना आपने जहाँ देखिए वहाँ बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, वो स्थिति देखने को नहीं मिली, तो वो स्थिति आ सकती है क्या? क्योंकि पोर्टफोलियो जो देखिए, है बहुत सारे निवेशकों के अच्छे रिटर्न दे नहीं रहे मैम। वो क्योंकि ये जो रैली है ये लार्ज कैप में भी जी स्पेसिफिकली रिलायंस और HDFC की है। जी अब हम पिछली बार बात ही कर रहे थे ना बार बार कि एडवांस डिक्लाइन जब देखेंगे, पोर्टफोलियो पिटे हुए हैं अभी भी। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि रिलायंस चल रहा है, रिलायंस इंडेक्स लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से इंडेक्स में हमको हाईज दिख रहे हैं। अब बात ये है कि क्या हमारे पोर्टफोलियोज भी वैसे वर्क करेंगे? अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है जो आज भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन आपके स्टॉक्स अभी ओवरबॉट कंडीशंस में है, या फिर आपने पहली पुरानी वाली बाइंग पे बैठे हैं, सिंपल वर्ड में अगर आपकी बाइंग बहुत महंगी है या फिर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में अगर आप हो, तो फिर वो वाली जो मंकी मेक्स मनी इन द बुल मार्केट वैसा नहीं होने वाला है। आपको स्टॉक सिलेक्शन तो जो बॉटम बाइंग इस मार्केट में जो स्टॉक नीचे की तरफ पड़े हैं, अभी चले नहीं है, उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पैसा बच सकता है। जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है वहां पे दिक्कत रहेगी, ये मेरा एक व्यू है। तो स्टॉक सिलेक्शन स्टिल मैटर्स। ठीक है मैम। तो मैम अभी कहाँ पर आपका व्यू है, कहाँ पे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, या फिर आप ऑप्शन या फ्यूचर को लेकर कुछ सलाह दे पाए हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने कुछ स्टॉक्स तो वैसे जी दिए हैं, लेकिन आज अगर एक और एडिशन करना हो अगर मुझे, तो मीडिया सेक्टर आप देखो। जैसे हम पहले बार बार मैं बोल रही थी कि अभी IT चलेगा, है ना, जी IT चलेगा, फिर IT चला, ऑटो की जी बात की थी, चला। अभी मुझे लग रहा है कि मीडिया में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखेंगे, तो मीडिया में हमें एक अच्छी वैल्यूएशन ट्रेड के लायक मिल सकती है, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज कि जिधर ज्यादा मूवमेंट बन सकता है वहां पर देखें। तो मीडिया को एक बार हम देख सकते हैं, मीडिया के जो भी स्टॉक्स है, जैसे जील हो गया, सन टीवी मैंने मेरे पास रखा है, तो आप सन टीवी मत लेना, सन इज इन माय पोर्टफोलियो। ठीक है। बट ओवरऑल एज अ सेक्टर इन डाउन द लाइन 1 मंथ, मुझे मीडिया आज के डेट में मीडिया एंड IT स्टिल बेटर लगते हैं। अच्छा, आपको मीडिया अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता है तो मैम खरीदारी की जा सकती है?
हाँ, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, पूरा सर्विस इंडस्ट्री है, बहुत लिमिटेड एक्सपोज़र करें। मैंने ज़ील का नाम लिया है, तो टू बी स्पेसिफिक अगर ज़ील को देखें 97 के आसपास है, 95 से 98 की रेंज में इट्स बायबल। और इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि लास्ट मंथ में शेयर इंडिया में हुआ था। सो सिमिलर थिंग आई एम सीइंग हियर, तो एक बार चाहे तो इसको नजर में रख सकते हैं। मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 93, 95 से 97 की रेंज में बाइंग है। 93 इज द स्टॉप लॉस। एक्सपेक्टेड टारगेट 105 से लेकर के 125 तक है, जो कि एक महीने का एक मूवमेंट नजरिया है। मैक्सिमम अगर कुछ भी होता है तो मैक्सिमम 2 महीने ही इसको देखना है, क्योंकि हम मूवमेंट को सेक्टर में देख रहे हैं, तो इसकी वजह से इस स्टॉक को हम ध्यान रख सकते हैं 1 से 2 महीने का मैक्स व्यू। ठीक है, 1 से 2 महीने का मैक्स लुक। और स्वप्न पांडे जी से अच्छा लगातार व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इनसे खास तौर पे मेरी गुजारिश है सर, पिछले कई दिनों से एक ही स्टॉक पर आप अटके पड़े हैं, दूसरे भी बहुत सारे स्टॉक हैं उषा मार्टिन के अलावा। देखिए जरा पोर्टफोलियो को खंगालिए, कोई और कंसर्न्स हो तो बताइए प्लीज मैम। लेकिन स्टड जी एंड एक और है जी ल्यूपिन। ल्यूपिन अभी ल्यूपिन। मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था, अभी उसका टारगेट हुआ नहीं है, तो इसमें स्टिल पोटेंशियल है। मेरे ख्याल से हम इसको 2 महीने से, हम इसमें की रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट बनने की बहुत तैयारी लग रही है। अभी भी पिछले सेशन में इट क्लोज्ड है 2071 के पास में, 2071 पर क्लोज हुआ आसानी से। 2140 का एक पहला टारगेट और लगभग 2250 का एक दूसरा टारगेट हमको 1 से 3 हफ्ते के अंदर में मिल सकता है। वेरिन जो रिस्क है ना वो बहुत ही छोटा सा है। आप स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर 1990 का भी लगा लेंगे तो चल जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस है, पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। ठीक है मैम। अब मैम हम लोग स्टड एसेसरीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आईपीओ को लेकर तो हम लोग लगातार आपके साथ चर्चा करते ही रहते हैं। लिस्टिंग के बाद पहली बार इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो 17.9% यहाँ पे बढ़कर करीब यहाँ पे 17.5 करोड़ के आसपास से बढ़कर 20 करोड़ के आसपास, 20.5 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि करीब 18% का जंप जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें 6.5% ये बढ़ा है और करीब 154 करोड़ पर आ गया है यहाँ पर, बल्कि उससे ज़्यादा ही कहें हम लोग तो। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें, एबिटा की बात करें, तो इसमें 12% की बढ़त बनाते हुए दिखा है यहाँ पे। मार्जिन्स की बात करें तो इसमें 90 बेसिस पॉइंट ये बढ़कर करीब मैम 19.3% पर आ गया है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो दर्शकों के साथ साझा करनी चाहिए यहाँ पे, कंपनी ने डीकैथलॉन के साथ यहाँ पे एक टाई अप किया है, ऑनबोर्ड किया है यहाँ पर, और ये जो है वो भारत के लिए बाइसिकल हेलमेट और उससे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करेगी। नए मॉडल्स में यहाँ पे निवेश जो है वो जारी होगा और Q4 में आखिर तक कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी शुरू होने की उम्मीद है। मैम स्टड्स एसेसरीज को लेकर हम लोगों ने आपके साथ चर्चा करी, अब नतीजे भी आ गए। मैम आपकी क्या सलाह रहेगी, कैसे लग रहे हैं नतीजे और क्या करना चाहिए निवेशकों को? नतीजे एक न्यू एज कंपनी के, जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है उसके हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। बाय चांस अगर ये आज गैप अप हो जाए ड्यू टू द न्यूज, तो आप इसमें डिप का मौका ढूंढना 560 550 की रेंज में बायबल है। छोटा ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 515 रुपए का या 510 का, थोड़ा सा और मूल्य अगर आप ले लें तो 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। इन्वेस्टिंग के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है। इट इज लाइक कि अगर हेलमेट्स में स्टड नहीं तो स्टड ही है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं। पोजीशनिंग जब आईपीओ एनालाइज किया था तब भी डिस्कस किया था कि इसमें पोटेंशियल बिजनेस में इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत है, तो ब्रांड पोजीशनिंग है और ये ग्रोथ कर सकता है। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं और एक साल बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ एक साल भी अगर आप इसको देते हैं तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। टू बी स्पेसिफिक कौन से रेट सकते हैं, कौन से प्राइस, तो 650 से लेकर के 750 तक तो ये जंप कर सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 510 का मेंटेन करो। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं यहाँ पे। एक राकेश महाजन जी कह रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के जी 18 शेयर्स ले रखे इन्होंने 884 के भाव पर। कह रहे हैं कि मैम क्या सलाह रहेगी, क्या टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पर? टाटा इन्वेस्टमेंट अभी आप इनका कितने का बाइंग बताया इन्होंने? 884 के भाव पर, अभी जो है 769 के भाव पर जी। ओके देखिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा आपको ये पेशेंस चेक करेगा, होल्ड करके रखो फिलहाल। न्यू फ्रेश एडिशन तब तक इसमें आपको नए एडिशन करने की जरूरत नहीं है, यानी न्यू एवरेज मत करो, जैसा है ऐसे ही रहने दो, ये चलेगा। 650 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लगभग 900 से 1000 तक के टारगेट्स मिलेंगे। बहुत बड़े टारगेट है ये, लेकिन आपको इसमें समय लगेगा 3 क्वार्टर से लगभग 5 क्वार्टर्स का। ये चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। स्प्लिट्स हुए हैं, वॉल्यूम बढ़ी है, लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए काम किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ये मूवमेंट जो है होगा। सो टेक हैव पेशेंस, इसको चलने के लिए समय दो। इसको आप मोमेंटम ट्रेड की तरह ट्रेड मत करो। पिछली बार जब ये था 8000 पर, जब ये स्प्लिट से पहले था,
8,000 पर मैंने ही रेकमेंड किया था, लगभग 11,000 कुछ गया वहां से। तो अभी भी इसमें वो पोटेंशियल है, लोअर रेट्स पर आया है, वेट कर लीजिए, पेशेंस रखो, नो एवरेजिंग। और जो लोग और सुन रहे हैं वो लोग भी अभी फ्रेश बाय मत करना। कोई ऐसा समय आएगा जहां टाटा इन्वेस्टमेंट में दोबारा फ्रेश एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं मैं बता दूंगी, बट अभी नहीं। ठीक है मैम, यहाँ पर ये क्लैरिटी मैम की तरफ से दे दी गई है। आज जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट खुलने के बाद रिएक्ट करते हुए देखेंगे, उनमें से पेटीएम भी है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को ऑपरेट करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन की तरफ से एक जानकारी निकल कर आई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस हासिल हो गया, उनको लाइसेंस मिल गया है। रिजर्व बैंक ने 26 नवंबर 2025 को यहाँ पर जो है, यानी कि कल मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर पूर्ण जो स्वामित्व वाली सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है उसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो एक्ट 2007 है उसके तहत पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने का सर्टिफिकेट जो है ऑथराइज कर दिया है। मैम पेटीएम को लेकर वैसे ही इसके अच्छे दिन चल रहे हैं, यहाँ पे पिछले बैक टू बैक एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कहाँ ये 300 साढ़े 300 के भाव पर था और उसके बाद से क्या शानदार जो है ग्रिप बनाता चला गया है स्टॉक। मैम क्या करना चाहिए यहाँ पर? पेटीएम में बने रहो। मैं पेटीएम के साथ एक दर्द भरी कहानी मेरी खुद की शेयर करती हूँ जी। मैंने पेटीएम बहुत ऊपर के भाव पर लिया था, अच्छे से लेवल के आसपास में एवरेज किया। आपको पता है मैंने इसको एग्जिट कहां पर किया था? किस भाव पर मैम? मतलब आई वुड लाइक टू शेयर दिस, मतलब जब मैं सक्सेस स्टोरी बताती हूँ तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा, सही है एक्चुअली। पेटीएम एग्जैक्टली जो इस मंथ का जो अभी रिसेंट मई का कि जून का जो लो बना था ना, मेरा एग्जिट वहां पर था। उसके बाद मैंने पेटीएम को दोबारा लेने की मेरी हिम्मत हुई क्योंकि मैंने अपनी गलती से सीखना चाहा था। मैंने जब पेटीएम में हाथ डाला था तो आई वाज लाइक कि मैं 1 साल के लिए होल्ड करूंगी, लेकिन बीच में रिजल्ट ये कुछ तो हुआ था, अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत गिरा। तो लगभग 320 रुपए पर एग्जिट है मेरा पेटीएम में। और आज आप देख लो, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 महीने का ही समय है, लगभग इसने 1200-1300 के भाव दिखाए। सो दिस इज माई मिस्टेक विच आई मेड इन दिस। सो ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि अगर कुछ स्टॉक्स आप किसी नजरिए से होल्ड कर रहे हो तो पैसा लगने के बाद फिर चाहे कुछ भी हो आपको उस नजरिए को बना कर रखना चाहिए। अभी इनफैक्ट व्हाट आई एम प्लानिंग अबाउट पेटीएम ना, अभी मेरे पोर्टफोलियो में एज ऑफ नाउ नहीं है, बट ये जो मूव है इसने मुझे बहुत सताया। मतलब मैं इसको जब भी देखती हूँ मुझे याद आता है कि आपने गलती कर दी है, आपने गलती कर दी। ठीक है, मार्केट इज समथिंग जहां पर आपको ये एहसास हर बार होगा, बट दिस टाइम पेटीएम एक ऐसा स्टॉक बन रहा है, देखिए, जो कि मोनोपोलिक इंडस्ट्री में कदम, डुओपोलिक कह सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अगर आपका नजरिया आज से 3-4 साल का है, इसको लेकर के छोड़ दीजिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट दिस। इनफैक्ट मैं मेरे बच्चे के पोर्टफोलियो में, मेरी बेटी के पोर्टफोलियो में कुछ मोनोपोलिक डुओपोलिक स्टॉक को एड इन करने चाहती हूँ, जिसमें कि एक पेटीएम भी होगा। सो दिस इज जस्ट मैं रियल एग्जाम, मैंने अपना स्टोरी बताया क्योंकि ऐसा होता है। तो पोटेंशियल इसमें है, अगर डिप में मिले तो खरीदार ही बनना है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली या प्रोपोर्शनेटली उससे जुड़ा है जो हमारी एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं उसकी आदत से जुड़ा है, और गवर्नमेंट का फोकस है इस पर, तो ये ग्रो करेगा। मैम किस भाव पे आपने बेचा था, कौन सा भाव बता रहे हैं आप? 320 रुपए। 320? मतलब इट्स लाइक तो वही उसका लो था। आरबीआई की तरफ से मैम जो नियम आया था, इनका जो पेमेंट बैंक को लेकर जो लाइसेंस छीन लिए गए थे क्योंकि कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी, उसका असर देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त क्रैश होता हुआ दिखा था। और कंपनी, अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि Q1 में कंपनी, अगर आप FY25 के हिसाब से देखें तो वहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई दिखी थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैम एक सवाल मेरा GMDC के ऊपर भी है। मैम कल शेयरों में ज़बरदस्त धुआंधार तेज़ी देखने को मिली बहुत दिन बाद, क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ ऐलान होता है ये स्टॉक भाग जाता है और उसके कुछ दिन बाद फिर भी ये वही कंसोलिडेशन के फेज में वापस आ जाता है। मैम तो मैं आपसे समझना चाह रहा था मैम कि कल तो हमने इसमें तेज़ी देखी और सरकार जो है इस सेक्टर के ऊपर खास तौर पे फोकस कर रही है। यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव पैकेज है उसका ऐलान होता हुआ दिखा। रेयर अर्थ परमानेंट यहाँ पे जो मैग्नेट है उसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब करीब यहाँ पे 7,300 करोड़ का यहाँ पे पैकेज का ऐलान किया है। मैम लक्ष्य बेसिकली यहाँ पर यह है कि रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित किया जा सके। मैम क्योंकि चाइना ने हमें ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को झटका दिया। हम लोग सब जानते हैं किस तरीके से कहाँ का रेयर अर्थ का मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, और ऐसे में अब जो GMDC है वो उसने कंपनी ने कमर कसी है। माइनिंग को लेकर सरकार का पूरा फोकस है यहाँ पे रेयर अर्थ को लेकर। आपका क्या मानना है मैम, क्या इसमें एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्टेड रहती है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी यहाँ पे आपका क्या नज़रिया? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में मैम सोना BMW भी था और JSW भी था मैम, तो ये पूरा जो है यहाँ पे स्कीम को लेकर यहाँ पे GMDC, सोना, BMW और JSW भी है कंपनी। तो मैम आपका क्या मानना है इन तीनों कंपनियों पर कहाँ फोकस करने की जरूरत है और खासतौर पर GMDC को लेकर?
जीएमटीसी देखिए अभी 528 रुपए पर है। अगर आप इसको कम से कम 3 क्वार्टर्स, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, 3 क्वार्टर्स, एक मिड टर्म मान लीजिए आप इसको, अगर आप इसको रख सकते हैं तो आप इसको आराम से 528 से 510 की रेंज में भी बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर स्विंग भी करना है तो स्टॉप लॉस इन बोथ द केसेस आपका बहुत छोटा सा है, 450 का स्टॉप लॉस है। अगेंस्ट दैट जो टारगेट की एक्सपेक्टेंसी हम रख सकते हैं वो स्टार्ट होता है 605 से लेकर के अप टू नए हाइज। तो इसमें पोटेंशियल है। देखिए पैसा वहां पर बनता है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस हो। सीधी सी बात ये है। पेटीएम भी उसी कैटेगरी का एक स्टॉक निकल के आया, जीएमडीसी भी, यानी माइनिंग। जीएमडीसी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होते, माइनिंग की बात करते हैं। माइनिंग एक ऐसी इंडस्ट्री निकल करके आ रही है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है, बिकॉज राइट नाउ वी आर सो मच डिपेंडेंट फॉर दिस सो मेनी अदर मिनरल्स। तो उस नजरिए से माइनिंग के जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लीडर को चुनेंगे या फिर ऐसे 2-3 स्टॉक्स जो लीडर कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आप एक एवरेज रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए। इट इज समथिंग जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है, तो इस स्टॉक में भी बाइंग बनती है। या फिर आप कोई दूसरे स्टॉक अगर देख रहे हैं जो माइनिंग से रिलेटेड है, आप उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल मैम, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि जहाँ पे सरकार का फोकस है वहाँ होना चाहिए और नियमों के हिसाब से चलिए आप। जैसे अभी हम लोग पेटीएम की भी बात कर रहे थे, यहाँ पर आप आरबीआई की तरफ से जो भी अनियमितताएं पाई गई उसके बाद फिर आपने दुरुस्त की चीज़ें यहाँ पर, और उसके बाद आप ये देखिए क्या स्टॉक वापस रैली दिखाता हुआ दिखा। और ख़ासतौर पे से डिफेंस स्टॉक्स भी हैं, बैक टू बैक कंपनी से के ऑर्डर्स मिलते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। बस एग्जीक्यूशन सही टाइम पे होता रहे, वो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। एक बड़ा कंसर्न वो पैदा हो जाता है यहाँ पे। एक वर्लकूल की बात कर लेते हैं मैम, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ समय से बैक टू बैक देख रहे हैं प्रमोटर्स जो है वो हिस्सेदारी अपनी निकाल रहे हैं यहाँ पर। वर्लकूल में भी खबर निकल के आई कि प्रमोटर्स जो है वो 95 लाख जो शेयर हैं, करीब करीब 7.5% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं यहाँ पर। और जो ब्लॉक डील के जरिए पूरा जो है स्थिति होती दिख सकती है यहाँ पर। डील के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो 1030 रुपये प्रति शेयर के भाव रखा गया, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। फ्लोर प्राइस जो है मौजूदा बाजार के भाव से करीब करीब 14% का अच्छा खासा नंबर है, 14% डिस्काउंट पर है। और फ्लोर प्राइस के आधार पर अगर ऑफर साइज करीब करीब देखें तो 965 करोड़ का हो जाता है यहाँ पर। मैम क्या मानना है आपका वर्लकूल को लेकर? पिछले कुछ समय से प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। यस, तो ऐसी कंपनी में खरीद कौन रहा है वो भी जरूर देखना है। तो यहाँ पर इस दौरान में इसमें होल्डिंग्स बढ़ी किसकी है, लेट मी चेक वंस दैट प्लीज, कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव किसका आया। इसमें प्रमोटर्स भी घटे हैं, इसमें आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी घटे हैं, बट एज ऑन डेट ऑल्सो 51% इनका प्रमोटर्स का है। तो यहाँ पे बढ़ा है सिर्फ अगर देखा जाए तो यहाँ कोई ऐसा चेंज नहीं है। यहाँ पर डीआईआईस की इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ी है, लेकिन दो मेजर चीजें प्रमोटर्स एंड एफपीआईस दोनों ने घटाए हैं। तो ये एक, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन को वो कम समझ रहे हैं, ये एक पॉइंट है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक गुड एग्जिट लिया जाए। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक गुड एग्जिट वो देख रहे हैं। और रही बात कि हम कहां पर इसमें बाय ले सकते हैं, तो अगर आपको वापस से वर्लपूल 1050 से 70 के भाव पर एनीवेज मिलता है तो ही खरीदे। फिलहाल के भाव पर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और रही बात टारगेट्स, तो टारगेट्स हमें इसमें लगभग इन्वेस्टिंग के थ्रू, चाहे वो मिड टर्म में ले लें आप या फिर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर के भी चले, तो हमें यहाँ पर आराम से 1300 से लेकर के 1470 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। इट्स अ प्योर न्यूज एंड टेक्निकल बेस्ड बेट। तो इसमें स्टॉप लॉस भी जो है आप सिर्फ 1000 पर लगा करके बैठ जाए। अपने दर्शकों को हम लोग बता दें कि जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर 2022 के आसपास थी 75% थी, अब घटते घटते 51% पर आके खड़ी हो गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर है, और विकास जी का बहुत हमारे जो, जी प्लीज बताइए। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 290 के ऊपर चल रहा है, मतलब सॉरी प्री मार्केट में दिख रहा है कि आज नया हाई हो जाएगा। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर, क्योंकि लंबा इंतज़ार जो है यहाँ पे सभी कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये टूटता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ ये भी ज़रूरी है कि उस पर टिके तो और अच्छी बात, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर उस पर टिकता है, टिकना नहीं होगा तो वो चीज़ है। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं यहाँ पर, विकास जी जो हैं, उन्होंने खबर पर बहुत एम्फोसिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर है, 13,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पे सर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो फेज 2 जो है एक्सपेंशन स्कीम को यहाँ पे मंजूरी मिली है यहाँ पे, जिसमें द्वारका से लेके
कनलुस रेलवे लाइन को डबल करने के लिए करीब करीब 150 करोड़, ये जो है एक नंबर है जो निकल कर 150 करोड़ का यहाँ पे पूरा जो मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही यहाँ पे बदलापुर करजत रूट पर थर्ड फोर्थ रेलवे लाइन के लिए 1300 करोड़ रुपए है। मैम, रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा बहुत समय से यहाँ पे कुछ स्थिति पॉजिटिव देखने को नहीं मिली मैम। अगर हम लोग ओवरऑल, मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था मैम कि कंपनी जो है अभी भी जिस हिसाब से कमाई करती है, जिस हिसाब से जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, कमाई होती है कम, तो वो स्थिति अभी भी लगातार इसमें बनी हुई है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसी दिशा में एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपका क्या मानना है मैम, अगर ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं तो कहाँ फोकस करना चाहिए, किन स्टॉक्स पर? देखिए, रेलवे को कैच करना है तो आप आरबीएनएल देखो, आईआरसीटीसी देखो, ये दो मेजर लगते हैं। और तो यहाँ पर आपको बात बनते हुए दिख सकती है। दूसरा, आप टीटागढ़ भी देख सकते हैं वैसे तो फिलहाल के लिए। बट टू बी स्पेसिफिक, आज क्या खरीदे जैसा अगर क्वेश्चन है तो आज आरबीएनएल इज लुकिंग मच बेटर, लो रिस्क बेटर रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। तो आरबीएनएल पर 323 के पास में है, 320 से 325 इट्स अ बायबल रेंज टू मी। और यहाँ से जो टारगेट्स बन सकते हैं वो लगभग 345 से लेकर के अप टू 390 तक हमें आसानी से 1 से 2 महीने का व्यू लेकर के भी चले तो लगता है कि हो जाएगा। और ये स्टॉक्स न्यूज बेस्ड स्टॉक्स है। वैल्यूएशन वाइज बहुत सारे स्टॉक्स बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन इनको पुश चाहिए गवर्नमेंट के मुंह से निकली हुई बातों के ऊपर। और जहां जहां पर जिस जिस इंडस्ट्री में ये बातें आती जाएंगी, आप देखेंगे कि वहां पर मूवमेंट बनता जाएगा, बीट माइनिंग, बीट रेलवे और बीट एनर्जी। तो फिलहाल फोकस करने की जरूरत है। जहां पर गवर्नमेंट के मुंह से कुछ भी निकल रहा है उस सेक्टर को देखो, उस इंडस्ट्री के स्टॉक को देखो और उनको पकड़ने की कोशिश करो। फिर आप आरबीएनएल वायबल है और जो टारगेट्स के लिए वेट किया जा सकता है, मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 295 अगर आप सारे टारगेट्स को वेट कर रहे हो तो। बिल्कुल मैम। और एनर्जी, लेकिन हाँ, हालांकि ये जरूर है कि एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर में थोड़ा सा जो है दबाव दिख रहा है अभी। उस तरह की जो स्टार्ट है वो देखने को नहीं मिल रही है। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पे खबीत जमन जी कह रहे हैं कि नेटवेब तो गिरा जा रहा है, 5400 जो है गया था भाव, और वहाँ से जो है 2 से 3 क्वार्टर वेट करना ठीक रहेगा या नहीं। मैम, नेटवेब पर क्या मानना है आपका? 5400 के इनका कहना है कि वहाँ तक गया, तो अच्छा इन्होंने बाइंग प्राइस नहीं दी है अपने, लेकिन मैम ये कह रहे हैं कि गिरावट है इस तरीके की, क्या करना चाहिए? नेटवेब देखिए, कहीं पर पिछली बार बात हो रही थी और उस समय 3500 पे था, तो मेरे मुंह से ये सवाल था कि कहाँ पर बाय करें। मैंने बोला 2700 पर बाय कर लीजिए। सो देयर वाज अपफ्रंट क्रॉस क्वेश्चन, 2700 आ जाएगा? आई सेड यस आ जाएगा। तो अभी भी इसमें कुछ व्यू नहीं बदला है मेरा। नेटवेब अभी भी 3900 और 3290 के पास में है। मान के चलिए कि 2700 पर एक बार आएगा तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप एक साल से, हालांकि रिबाउंड जल्दी होगा, लेकिन ये लेवल चेक होना बाकी है इसमें, तो आप या तो एवरेजिंग के लिए तैयार रहिए या फिर ऐसे जैसे है वैसे होल्ड करके बैठ जाइए। ठीक है मैम, एक सवाल और ले लेते हैं मैम। आप ये जो है डीसीडी के नाम से इन्होंने एक बनाए हैं, कह रहे कि हर्षर अम्बाला मैम को नमस्कार, और ये फरीदाबाद से बोले एलबी भोरा जी, कह रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक के 100 शेयर्स ले रखे हैं 27 की रेट में खरीदा है इन्होंने, क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें, 3 महीने का नजरिया। 27 रुपए के, बहुत बढ़िया। बहुत कम केसेस मिलते हैं जो इतने अच्छे प्रॉफिट पर रह के सवाल पूछते हैं। वेल 3 महीने का व्यू है तो आई वुड सजेस्ट, मेरा आपके लिए एक ऑनेस्ट सजेशन यही है कि आप ना इसको एक ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए। आप पीएसयू बैंक्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का न्यूज फ्लो भी है, बहुत सारी एफडीआईज की बात हो रही है और मर्जर की भी बात हो रही है, तो ये दोनों ही बैंकिंग के लिए अच्छी बात है। बट नाउ यहाँ पर आपको ट्रेडिंग का यूज करना चाहिए एंड दैट कम्स एट 36.30, 36 रुपए 30 पैसे पर ट्रेलिंग लगा करके आप इसको एज इट इज होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा बैंक है, आई मीन प्राइस वाइज छोटा बैंक है, और साइकोलॉजिकल ऐसे बैंक्स में प्राइस का बहुत प्ले होता है कि वो सस्ते लगते हैं, जैसे पीएनबी, तो आप इसको फिलहाल रख सकते हैं। ठीक है मैम। मैम लेकिन ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने 24 के भाव पे, 20 के भाव पे खरीदारी करी है, और वो एक उम्मीद बहुत, क्योंकि निवेशक जो है वो ये उम्मीद करके चलते हैं कि छोटा बैंक या फिर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मल्टी बैगर बन सकते हैं, लेकिन वो बनती हुई स्थिति अभी बहुत सारे बैंकों की स्थिति देखें तो वो नहीं बन रही है मैम, और वो उस स्पीड से भी नहीं दौड़ रहा है यहाँ पर, तो बने रहने की सलाह है फिलहाल के लिए? तो फिलहाल बने रहिए। और बाबा, ये मई से अभी तक 60% का गेन है जी। सो छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये कर चुका है। बट अभी कई बार गिरावट भी आ जाती है ना, तो वो एक कंसर्न पैदा हो जाता है कई बार।
जी यस, तो उसमें निकलिए मत। अगर आप इसको देखना ही चाहते हो कि ये एक अच्छा मल्टीफोल्ड बन जाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट रख के ही रखना पड़ेगा। प्राइस में जब भी गिरे, अगर आपके नजरिया क्लियर है कि आपको रखना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा ही एवरेज करते हुए चल सकते हैं, बट इट्स होल्डेबल, आप रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के साथ साझा किया मैम। और जाने से पहले प्लीज मैम डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए। जाते जाते मैं एक और चीज बताना जी चाहती हूँ। पिछली बार आईपीओ था, नया वाला आईपीओ, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया। जी। तो जिस दिन ये लिस्ट हुआ था, उस दिन पूछा गया था कि क्या करें। तो मैंने बोला था कि अगर आज बुक नहीं कर रहे हो तो 600 700 कुछ एक टारगेट लगा लो, लेकिन अगर आज बुक नहीं कर रहे हो तो 750 800 तक के भाव आ सकते हैं। दैट मीन्स यू आर एन इन्वेस्टर। तो कल मेरे ख्याल से 750 और लगभग आई थिंक 800 का टारगेट भी आ गया है। तो आप उसको चाहे तो अभी, जी प्लीज ओके, प्लीज। तो आप उसको चाहे तो उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि जो ट्रेड हमने प्लान किया था कैपिलरी में हो गया है, बट स्टिल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और बाकी तो सारे जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो में थे अगर, तो मैंने उसी समय बताया है। जैसे सन टीवी, बाकी और डिस्कस स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है जो आज हमने डिस्कस किए हैं। मेंबर्स के पास डेफिनेटली हो सकते हैं। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मैम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।